Hi, good morning, my dear student. Today we are going to discuss your class 8 SST chapter India after independent. Class 8 SST chapter India after India after independent. The chapter, this is the very important. India after independent. My dear student, as you know that we had discussed about this chapter, the important points and the the I've disputed things which was which was solved by the Constituent Assembly member. And what is the special feature of our constitution? If you have remembered my previous class where I had already cleared you that what facility is given by constitution to our citizens, to our to say भारतीयों के लिए संविधान ने क्या क्या प्रावधान दिए, क्या क्या सुविधाएं दी. तो अगर इन पे बात करें, इन चीजों को देखें तो कहता है, पहली चीज जिस पे बात की थी कि कहता है कि एडल्ट फ्रेंचाइजीज फर्स्ट ड्यूरिंग फ्रेमिंग कॉन्स्टिट्यूशन during framing Indian Constitution, during framing Constitution, the three important points, तीन चीजें हम लोगों ने बात की थी. Features first, the adult franchises. एडल्ट फ्रेंचाइजीज की बात हम लोग की. हमने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मिला, कॉन्स्टिट्यूशन ने एडल्ट फ्रेंचाइजीज की बात की जिसकी उम्र 21 होगी भारतीय नागरिकों की, उसे वोटिंग राइट्स दिया जाएगा. दूसरी महत्वपूर्ण बातें, इक्वलिटी बिफोर लॉ. ये लाइन अपने में काफी इंपॉर्टेंट थी. इक्वलिटी बिफोर लॉ इट मीन्स की धर्म, जाति, वर्ग, धनी, गरीब, स्त्री, पुरुष, ऊंच नीच, इन सारी चीजों को दरकिनार करते हुए भारतीय संविधान सभी के लिए समान अधिकारों की बात करती है. कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये सबसे महत्वपूर्ण बात थी. और जो तीसरी महत्वपूर्ण बात की, उसने कहा कि स्पेशल प्रिविलेज, थर्ड स्पेशल प्रिविलेज, for poorest and disadvantaged. इसको आप डिप्रेस्ड क्लास भी कह सकते हैं. और इसको आप पब्लिक में SC एंड SC/ST भी कह सकते हैं. कहता है कि स्पेशल प्रिविलेज का प्रोविजन किया गया
दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से रखा गया। Okay, let us come and discuss that what is the provision, what is the feature, what is the specialty of our Indian constitutions. As I told you, my dear student, that our Indian constitution, when it was going to frame the various type of conflicted matter, the front of Constituent Assembly, because as you know that in India there were no similarities. Which similarities I am saying here? I am saying about the similarities on the basis of economy, similarities on the basis of the religion, similarities on the basis of language, similarities on the basis of the culture, similarities on the basis of caste, class, gender. I mean to say that it was not equal during that time. So our Constituent Assembly member decided that we had to set up rule, we had to establish, we had to frame, हमें करना पड़ेगा, we will think about that, हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा। और long discuss and debate happened, एक बड़ी डिस्कस और डिबेट हुआ इस संबंध में, और तब जाके इस समस्या के निराकरण की बात क्लियर की गई। इन चीजों को एक साथ जोड़ा गया, भारतीय संविधान में इनको हिस्सा दिया गया। नो डाउट टू से दैट दीज आर द फीचर, दीज आर द स्पेशल क्वालिटी दैट इज द इंपॉर्टेंट फॉर आवर इंडियन पीपुल। हमारे भारत के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था, जो भारत में सामाजिक समरसता, समानता लाने का प्रयास करेगी। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू लिबर्टी, राइट टू फ्रेटर्निटी, जो फ्रांसीसी संविधान की मूल भावना थी, मूल कॉन्स्टिट्यूशन का अंग था, उसको आधार बनाते हुए भारतीय संविधान ने इन चीजों को लिया। हमने कुछ अमेरिकी संविधान से लिया। वी हैड टेकन फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, from, I mean to sorry here, this is very strange matter that British constitution that was not written, भारतीय संविधान की तरह ब्रिटेन का संविधान लिखित नहीं है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो कुछ लोग कहते हैं यहां तक कि ऐसे ही अनजाने में कि ब्रिटेन में कोई संविधान ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है, और ये चीजें ब्रिटेन की अपनी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। लेकिन हमारे यहां दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान प्राप्त होता है। वी हैव अ लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन होल वर्ल्ड, एंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशंस एवरी एंड ईच मैटर दैट वाज वेरी क्लियरली डिस्क्राइब एंड डिस्कस, दैट वाज adopted on the basis of large discuss and debate. It would be good or it would be not good. It's depend upon the discuss and debate which happened during that time in the Constituent Assembly, बात संविधान सभा में जो बातें हुई। So let us come and discuss that what I am telling you during the constitution framing, जब भारतीय संविधान बन रहे थे, तो these are the features which is given in your book, the other features also, but here we had discussed only these three features: adult franchises, equality before law, and then after special privileges for the poorest and disadvantaged people. ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया था। वी हैड डिस्कस दीज पॉइंट्स। हमने आदिवासियों की बात की थी, हमने उनके अधिकारों की बात की थी, हमने डिप्रेस्ड क्लास की बात की थी। और अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने किस तरह से कहा था कि जब संविधान सभा में बोलते हुए एक एच.जे. खांडेकर ने कहा था, यहां पे यही थी एच.जे. खांडेकर, एच.जे. खांडेकर ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो मेंबर थे,
उन्होंने कहा था कि हमारा शरीर काम करने के लिए, हमारा शरीर ही नहीं, हमारा मस्तिष्क ही नहीं, अब हमारा हृदय भी है जो काम करने के लिए सक्षम नहीं है। और इसके आधार पे हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे? हाउ कैन पॉसिबल दैट वी कैन ज्वाइन द मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी? इवन आवर बॉडी, नाइदर आवर बॉडी नॉर आवर माइंड, आवर हार्ट आल्सो नॉट डूइंग प्रॉपरली. So this matter, it should be considered by the Constituent Assembly. It should think, सोचना चाहिए. और कहते हैं कि हमारा ये हाल कैसे हुआ? तो कहते हैं कि इसके पीछे कौन है? कहता है being unfit today, addressing his poor privileges collected. कहते हैं कि इसके पीछे it was the upper caste who were responsible for Harijan being unfit today. ये अपर क्लास के लोग हैं जो हमें आज अनफिट कर रहे हैं. ये वही लोग हैं जो जिन्होंने हमसे सेवाएं ली और आज हमें हाशिए पे खड़ा कर दिया है. वी आर मार्जिनलाइज्ड दैट ड्यूरिंग दैट टाइम. सो इट इज ड्यूटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की आप इन चीजों पे देखिए. यू हैव टू थिंक अबाउट दैट एंड यू हैव टू मैनेज आवर प्रॉब्लम. और तब इसको कहते हैं कितने मार्मिक शब्दों में कहते हैं. इफ यू रीड योर बुक, it is very clearly mentioned in your book that we are suppressed for thousands of years. You engage us in our service to serve your own ends and suppress us to such an extent neither our minds nor our bodies and nor even our hard work nor are we able to march forward. I hope you are getting what I am telling you, my dear student. ये बातें, ये चीजें, कुछ बात एकदम स्पष्ट बात कह रही हैं. और तब एच जे खांडेकर की बात को ध्यान में रख करके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने स्पेशल प्रिविलेजेस फॉर द पुअरेस्ट एंड डिसएडवांटेज पीपुल का प्रोविजन किया. रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई. और फिर हमने आदिवासियों के बारे में पढ़ा, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में पढ़ा. और वहां पे मैंने आपको कुछ चीजों पे क्या ध्यान दिलाया था. किन चीजों पे, किन बातों पे? मैंने आपसे कहा था कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आदिवासियों को प्रभावित कर रही हैं. मैंने आपको एक होमवर्क दिया था. व्हाट आई टोल्ड यू, आई हैड गिवन अ होमवर्क दैट यू हैड टू रीड अबाउट दैट द वन ट्राइबल सोसाइटी अबूझ मारिया. व्हाट हैपेंड विद देम, क्या हुआ उनके साथ. आई होप कि आप लोगों ने उसको पढ़ा होगा, देखा होगा क्या हुआ उनके साथ. तो वहां पे अगर आप देखें तो आपको क्लियर मालूम चलेगा कि जनजातियों ने एक बड़ी कंपनी, बड़ी फैक्ट्री, इंडस्ट्री लगाई जा रही है, उसका विरोध किया उन लोगों ने. और बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग कह रहे हैं वही मान्य होगा. अगर उस इंडस्ट्री के लगने से शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों की कल्चरल डिसइंटीग्रेशन हो रही है या कल्चरल प्रॉब्लम आ रही है, तो वहां पे कोई इंडस्ट्री नहीं लगानी चाहिए. और वहां पे नहीं लगाया गया. तो ये सारी चीजें तो हम लोगों ने पढ़ ली. अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेगमेंट में इसी चीज को. क्या डिस्प्यूट सिर्फ यहीं तक था? नहीं, इसके बाद भी बहुत सारे डिस्प्यूट बने रहे. अब क्या बने रहे, कौन कौन सा डिस्प्यूट? इसी में एक और डिस्प्यूट बना, और वो डिस्प्यूट था लैंग्वेज डिस्प्यूट. वो डिस्प्यूट सबसे महत्वपूर्ण थी, वो थी लैंग्वेज डिस्प्यूट्स की. अब यहाँ पे दो चीजें, एक लैंग्वेज डिस्प्यूट और दूसरा डिस्प्यूट था कि कौन पावरफुल बनेगा, स्टेट और सेंटर. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस दैट हु बिकेम पावरफुल. I meant to say the discussion, the central government versus state government. Central government who will be powerful. First, it means central government. Central government
सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट। ओके, ये रहेंगे पावरफुल या ये रहेंगे पावरफुल, इन दोनों पे बात करेंगे। एंड देन आफ्टर वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट, द लैंग्वेज डिस्प्यूट। बट फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस दैट पॉइंट कि हम ये बात करें कि इन दोनों में कौन पावरफुल होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल होगा या स्टेट गवर्नमेंट पावरफुल होगा, और इसके पीछे क्या रीजंस है, क्या क्या तर्क है। आई मीन टू से दैट my dear student, what I am telling you, that the main matter which you have to think, that which institutions should be powerful, central government or state government, that is the what the very conflicted matter front with the Constituent Assembly member। संविधान सभा के सदस्यों के साथ एक बड़ा विवादास्पद क्वेश्चन था कि किसको मजबूत बनाया जाए, सेंटर को या स्टेट को। तो सेंटर और स्टेट में कौन पावरफुल बनेगा, ये महत्वपूर्ण बात थी। और यहां पे एक लंबी चर्चा हुई। संविधान सभा के सदस्यों ने केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियों और अधिकारों के बंटवारे पर भी लंबी चर्चा की। कुछ लोगों का मानना था कि केंद्र के हित में सबसे महत्वपूर्ण यही है कि उसे ज्यादा पावरफुल बनाया जाए। कुछ लोग मानते थे कि केंद्र ही सर्वशक्तिशाली होनी चाहिए। उनका कहना था कि यदि सेंटर पावरफुल नहीं होगा तो कैसे वो पूरे देश को उन्नति के लिए सोचने और उस पर योजना बनाने के लिए सक्षम हो पाएगा। पूरे देश के बारे में सोचना, उसको यूनाइट रखना कैसे संभव हो पाएगा यदि सेंटर पावरफुल नहीं रहा तो। कई अन्य सदस्यों का मानना था कि राज्यों को ज्यादा स्वायत्तता और आजादी मिलनी चाहिए। दूसरे लोग जो थे वो ये कह रहे थे कि भाई राज्य ज्यादा मजबूत होना चाहिए, क्योंकि यदि राज्य मजबूत नहीं होगा तो ग्राउंड लेवल पे काम करने का कैसे वो अपने जो समस्याएं हैं उनका निराकरण कर पाएगा। सो दैट इज द मेन थिंग्स, दैट सेंटर versus state. Someone believe that center should be more powerful than state, and someone believe that state should be more powerful than center. Center क्या होना चाहिए, सेंटर ज्यादा ताकतवर होना चाहिए राज्य की तुलना में, और कुछ लोग कह रहे थे राज्य ज्यादा ताकतवर होना चाहिए सेंटर की तुलना में। दोनों के अपने अपने पक्ष थे, दोनों के अपने अपने मत थे, दोनों के अपने अपने तर्क थे। क्या तर्क थे, अब बात करते हैं उन तर्कों पे। जैसे एक तर्क आता है मैसूर के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर का। वो कहते हैं कि मौजूदा व्यवस्था जो वर्तमान सिस्टम रन कर रही है, लोकतंत्र दिल्ली में केंद्रित है और इसलिए बाकी देश में वह इसी भावना और अर्थ में साकार नहीं हो रहा है। कहने का सेंस उनका सिर्फ इतना ही था कि जो डेमोक्रेटिक सेंटर है वो दिल्ली है और इसका प्रभाव पूरे देश में नहीं पड़ रहा। तो सबसे जरूरी क्या है, पहले हम इसको डिसेंट्रलाइज करें, पहले इस भावना को हम क्या करें, तोड़ें, इसको और ऊपर तक पहुंचाएं, क्योंकि जब तक पूरे देश में ये बात नहीं पहुंचेगी तब तक इसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, कोई हल इसका नहीं होगा। वहीं पे मद्रास के एक सदस्य ने यह भी रिक्वेस्ट की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, संविधान सभा में, कि राज्य स्तर पर लोगों की कुशल क्षेम का प्रारंभिक भार प्रांतीय सरकारों के ऊपर होना चाहिए। प्रांतीय सरकार में मीन्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ऊपर होनी चाहिए। क्या कह रहे थे वो, कह रहे राज्य स्तर पर, स्टेट लेवल पे लोगों के सोशल वेलफेयर की बात का जो दारोमदार है, जो दायित्व है, वो किसके ऊपर हो, कहते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ऊपर हो।
दो पावरफुल बातें रखी गई। अब इन मतभेद को दूर करने के लिए संविधान में विभिन्न विषयों को रखा गया, विभिन्न विषय बनाए गए, 3 विषय बनाए गए। एक केंद्रीय सूची, यूनियन लिस्ट, दूसरी राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, और तीसरी समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड यूनियन लिस्ट, 3 लिस्ट बना करके अधिकारों को बांट दिया गया। केंद्रीय सूची में टैक्सेशन की व्यवस्था रखी गई, सिक्योरिटी रखा गया, फॉरेन जो मामले थे, विदेशी मामले, उनको रखा गया। ये ऐसे विषय थे जो केवल केंद्र सरकार के अधीन थे। राज्य सूची में क्या रखा गया? तो राज्य सूची में भी कुछ देना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर ने कहा कि भाई आप एजुकेशन सिस्टम पर ध्यान दीजिए, आप मेडिकल फैसिलिटीज को देखिए, आप अपने यहां कुछ टैक्सेशन भी रख सकते हैं, कुछ कर भी लगा सकते हैं। और कॉन्करेंट लिस्ट में क्या है? तो कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट जो समवर्ती सूची थी, जिसमें राज्य और केंद्र दोनों को मिलकर काम करना था, ऐसी सूची में फॉरेस्ट थी, एग्रीकल्चर था, बाद में एजुकेशन को भी इसमें ला दिया गया, मेडिकल को भी इसमें ला दिया गया, और फिर दोनों संयुक्त रूप से इस पे काम करने लगे। अब धीरे धीरे जो डिस्प्यूट्स थे वो सॉल्व हो रहे थे, लेकिन ये समस्या क्या खत्म हो गई? नहीं। अभी इन चीजों को फिर से देखते हैं। क्या कहता है आपका बुक? कहता है, क्लियरली कहता है कि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्पेंट मेनी डेज द डिस्कसिंग द पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस दोज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर they were discussed that who will be more powerful, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। कौन पावरफुल बनेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगा या स्टेट गवर्नमेंट बनेगा? कहता है आगे कि some members thought that a central interest should be foremost. Only a strong center, it was argued, would be in the position to think and plan for the well-being of country as a whole. It will be center who will manage, who will make the policy for the betterment of whole country, whole state. If centers should not be powerful, how can it possible that they will take action, they will take decision, and they will make the policies on the whole nation? देश के लिए, देश पर ऐसी योजनाएं बनाना, उनके लिए उनके सुधारात्मक चरणों को लगाना, लोक कल्याणकारी कार्यों को करना कैसे हो सकता है यदि सेंटर पावरफुल ना हो? तो इसीलिए कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर ने कहा था क्या कि only a strong center, it was argued, would be in the position to think and plan for the well-being of country as a whole. Other members felt that the provinces should have the greater autonomy and freedom. Provinces should have greater autonomy and freedom. दूसरे लोग जो थे वो कह रहे थे कि सेंटर की तुलना में, कंपेरिजन एंड सेंटर, स्टेट शुड बी पावरफुल। व्हाई? बिकॉज आर्ग्यूड देते हुए कहते हैं सेंटर शुड बी, other members felt that the provinces should have greater autonomy and freedom. A member from Mysore feared that under the present system, democracy is centered in Delhi and it is not allowed to work in the same sense and spirit in the rest of the country. A member from Madras insisted that मद्रास के सदस्य ने आग्रह किया, इंसिस्ट किया, द मेंबर ऑफ मद्रास इंसिस्टेड
इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या करते हैं? द मेंबर फ्रॉम मद्रास इंसिस्टेड दैट द इनिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वेल बीइंग ऑफ द पीपुल ऑफ द प्रोविंसेस शुड रेस्ट विद द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। कहते हैं कि राज्य स्तर पर लोगों की कुशल क्षेम का प्रारंभिक भार, लोगों के कल्याण का प्रारंभिक दायित्व प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ऊपर होना चाहिए, राज्य सरकारों के ऊपर होना चाहिए। द इनिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वेल बीइंग ऑफ द पीपुल ऑफ द प्रोविंसेस शुड रेस्ट विद द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। इट मीन्स member of Madras and member of Mysore, they forcefully argued that the state should be more powerful than the center. Provinces should be autonomy and freedom. स्वतंत्र होना चाहिए, स्वायत्त होना चाहिए, तभी वो अपने लोगों के लिए लोक कल्याणकारी नीतियां बना सकती हैं, अपने लोगों के कल्याण की बात सोच सकती हैं। लेकिन क्या वो सही है? क्या वो सही सोच रहे थे? और फिर उन्होंने जो सोचा, क्या उसका रिजल्ट क्या है? तो कहते हैं कि यहां पे ऐसा नहीं था। अब इस डिस्कस डिबेट को सॉल्व करना था। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर दे डिसाइडेड दैट वी हैड टू प्लान, वी हैड टू सॉल्व दिस डिस्प्यूट्स। सो दे डिसाइडेड कि वी हैड व्हाट कैटेगराइज दैट वर्क। कहते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन सॉट to balance these competing claims by the providing three lists of the subject. Three list of subject. That is the very important thing. किस बात की बात कर रहे हैं? कहते हैं कि three list for subject. कौन सी लिस्ट? पहला कहते हैं यूनियन लिस्ट, दूसरा कहते हैं स्टेट लिस्ट। पहला कहते हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, और थर्ड में रखते हैं वो कंकरेंट। कॉन्करेंट लिस्ट। अब यूनियन लिस्ट में क्या है? तो कहते हैं कि यूनियन लिस्ट में क्या होना चाहिए? तो कहते हैं इंपॉर्टेंट थिंग, सारे इंपॉर्टेंट, डिफेंस, फॉरेन, कम्युनिकेशन एंड दिस टाइप ऑफ अदर, टैक्सेशन। कहते हैं कि अलग अलग चीजें। कहते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी? कहते हैं कि सच टैक्सेस, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स which would be the exclusive responsibility of the center. Tax, foreign affairs, communication, foreign affairs, tax and communication. कहता है कि ये कहाँ होना चाहिए? कहता है कि ये स्टेट की जिम्मेदारी होनी चाहिए, which would be the exclusive responsibility of the center. A state list of subject such as education and health. यहां पे क्या दिया इन्होंने? एजुकेशन एंड हेल्थ, और यहां पे कॉन्करेंट लिस्ट में एग्रीकल्चर, कॉन्करेंट लिस्ट में एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, etc एंड etc अलग अलग लिस्ट में अलग अलग बातें रखी गई। तो ये था विवाद
मतलब इन मतभेदों को दूर करने के लिए संविधान ने 3 जो सब्जेक्ट लिस्ट बनाई, एक यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट और एक कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में महत्वपूर्ण विषयों को रखा गया, जिसमें डिफेंस था, जिसमें टैक्स थी, जिसमें फॉरेन अफेयर्स थे, जिसमें कम्युनिकेशन था। स्टेट लिस्ट में थोड़े कम महत्व के विषयों को रखा गया, जैसे मेडिकल फैसिलिटी, जैसे एजुकेशन फैसिलिटीज। और कॉन्करेंट लिस्ट वो लिस्ट थी जिसपे स्टेट और गवर्नमेंट दोनों को मिलकर काम करना था, जैसे एग्रीकल्चर, जैसे मेडिकल फैसिलिटीज। तो इन तरह की तमाम सारी बातों को करके, ऐसे विषयों को रख के संयुक्त फैसला लेने के प्रोविजन बना करके स्टेट और सेंटर में कौन पावरफुल होगा, इस मैटर को सॉर्ट आउट किया गया। तो आई होप यू आर गेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन sought to balance these competing claims by providing 3 lists of subject: a union list with subject such as taxes, defense and foreign affairs, which would be the exclusive responsibility of the center; a state list of subject such as the education and health, which would be taken care of the principally by the state; a concurrent list under which would come subject such as forest and agriculture, in which center and the state would have joint responsibility। एक साथ दोनों को आगे। तो इस प्रकार एक विवाद जो चीज थी उसको समाप्त करने का प्रयास हमारे संविधान सभा ने किया। तो आज हम लोगों ने बातें की कि जो मतभेद थे कि कौन पावरफुल होगा और कौन पावरफुल नहीं, स्टेट पावरफुल होगा कि सेंटर पावरफुल होगा, इन चीजों पे बातें करते हुए हमने इसको देखा। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट वी आर रीड, व्हाट वी हैव कंप्लीटेड। हमने आज जो पढ़ा, व्हाट वी हैव टॉट टुडे। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।